Today we are discussing about electric motor. So this is our class 12 physics and we are discussing इलेक्ट्रिक मोटर. काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा टॉपिक है आपका ये. इसको हम 3D विजुअलाइजेशन के साथ भी करेंगे. सबसे पहले हम इसके 2D कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि ये कैसे काम करती है. तो वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं बेटा. ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. देखिए, ये इसके पीछे कंसेप्ट क्या है. पहले आप इसके कंसेप्ट को समझिएगा. क्या कह रहा है ये कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, मतलब बेसिक इसका जो कंसेप्ट वो यही है कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो एक फोर्स फील करता है. ठीक है, समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रही हूँ. देखिए बेटा, क्या हो रहा है, जब मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द कंडक्टर एक्सपेंड, जो मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वो फोर्स की अमाउंट क्या होगी. क्लियर. तो वो फोर्स की अमाउंट क्या होगी, देखिए. सो जो फोर्स होगा वो हमारा होगा इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ विद इन द फील्ड. ठीक है, उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है और इसमें से जो करंट पास हो रहा है, क्लियर, और जो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक्सटर्नल है वो कितना है, और हमें साइन वाला उसका एंगल लेना है. तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा. ठीक है, ये फोर्स लगेगा उस कंडक्टर के ऊपर. क्लियर. और थीटा क्या है, दिस इज द एंगल किस किसके बीच में है, बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड. किसके बीच का एंगल है ये, बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड. तो अब आपको पता चल गया. तो अब हमने इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक मोटर को बनाया है. ओके, देखिए देखिए बेटा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो देयर इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एंड द परमानेंट फील्ड. देखिए ये फोर्स लगता क्यों है, इसके पीछे रीजन ये है बेटा. जब हम इसके अंदर, देखिए, अगर ये आपका कोई करंट कैरिंग वायर है, देखो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, तो एक तो वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वायर है उसमें से करंट जाएगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा. और एक जो हमने वहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोवाइड करा रखा है, तो अगर दो फील्ड इकट्ठे हो जाएंगे, अगर दो फील्ड इकट्ठे, तो नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है. क्लियर. और एक जो प्रोड्यूस हुआ है, अगर दो फील्ड इकट्ठे हो जाएंगे तो दे इंट्रैक्ट, ये तो एक दूसरे को इंट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भगाएंगे, रिपेल करेंगे. तो उनके बीच में क्या लगने लग जाता है, आपस में एक फोर्स लगने लग जाता है. इस वजह से कंडक्टर एक फोर्स फील करने लग जाता है. ठीक है, आपको ये इसमें दिखाई भी दे रहा है अच्छे से. देखिए यहाँ पे कि कोई भी मतलब कंडक्टर है वो जब ऐसे आने की कोशिश करता है तो यहाँ पे देखिए ये जो रेड लाइंस आपको दिखाई दे रही है कि हाँ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है. तो यहाँ पे जब कोई भी बॉडी है, कोई चार्ज मूव करने की कोशिश करेगा तो वो इस तरीके से मूव करेगा. ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि इनके बीच में क्यों लगता है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब उसको आप प्लेस करते हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो किसके बीच में इंट्रैक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो करंट के द्वारा, जो करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो, और जो नेचुरली हमने परमानेंट दे रखा है उनके बीच में एक फोर्स लगता है. ठीक है, जो कंडक्टर को महसूस होता है. ठीक है बेटा. देखिए उसके बाद क्या कह रहे हैं हम कि फोर्स इज मैक्सिमम. फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो जब करंट परपेंडिकुलर होगा ना फील्ड के, तब फोर्स हमें मैक्सिमम फील होगा. बिकॉज देखिए हमने फोर्स कितना पढ़ा है, फोर्स है अपना BLI साइन थीटा, है ना, यही फोर्स पढ़ा है ना हमने. ठीक है, तो आप ये बताइए जो फोर्स है मैक्सिमम कब हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू अगर मान लो 0 या 180 हो जाती है, तो 0 180 पे तो सारा सिस्टम फोर्स से 0 हो जाएगा. जब थीटा 90 होता है तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, वेरी गुड, 1. साइन 90 की वैल्यू 1 होती है. इस कंसेप्ट को ही ध्यान रखते हुए जब थीटा हमारा 90 होगा, यानी कि जब फोर्स परपेंडिकुलर होगा करंट के. क्लियर. तो देखिए ये इधर क्या मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, इधर क्या आपका करंट जा रहा है, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जब परपेंडिकुलर होंगे तभी क्या होगा, आपका मैक्सिमम फोर्स होगा. क्लियर. जब पैरेलल होंगे तो मिनिमम फोर्स, यानी कि फोर्स 0 हो जाएगा. तो आपको इस तरीके से मैं उसको नॉर्मल उसको सेट करना है मैग्नेटिक फील्ड को, कि जो कंडक्टर है वो पैरेलल रहे. अभी जब इसका हम 3D विजुअलाइजेशन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. मैं आपको 3D में भी दिखाऊंगी बेटा,
ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो और एक बार इसको थ्योरी का कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। और मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसमें हम आपको इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के हैंड रिटन आपको मिलेंगे नोट्स, ठीक है, तो आप वहाँ से उनको लिख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद देखिए क्या होगा, देखिए तो अब इसमें अगर हमें, अब देखो ये तो हमें पता चल चुका है कि डायरेक्शन फोर्स लगेगा, क्लियर, ये तो आपको पता चल चुका है, लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो इसमें देखिए फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल। क्या यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल। जब हमने जनरेटर को पढ़ा था तो वहाँ पे हमने यूज़ किया था राइट हैंड रूल, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड रूल, क्लियर। जो हमारा थंब है वो किसको फोर्स को दिखाएगा, थर्स्ट मीन्स फोर्स को, और जो हमारी फोर फिंगर यानी कि फर्स्ट फिंगर ये दिखाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड को, और जो हमारी सेकंड फिंगर है ये किसको दिखाएगी करंट को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें सेट करना पड़ेगा, क्लियर। ये जब आप 3D में करोगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये किस पे काम करता है, लेफ्ट हैंड थंब रूल पे काम करता है। ओके, अब देखिए बेटा, जब कोई भी बॉडी है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, क्लियर। देखिए द डायरेक्शनल रिलेशनशिप ऑफ आई इन द कंडक्टर एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द फोर्स ऑफ द कंडक्टर एक्सपीरियंस, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डायरेक्शनल रिलेशनशिप बैठता है इनके बीच में, कंडक्टर के बीच में, करंट के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और फोर्स के बीच में, ठीक है। तो उन्हीं डायरेक्शंस को ध्यान में रखते हुए उन डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक रूल बनाया है, वो है हमारा लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब देखिए जो करंट कैरिंग लूप है उसमें जो आपका मोशन होगा वो कैसे होगा, तो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक इस तरीके से हमने अरेंजमेंट करी हुई है। और ये देखिए हमारे पास दो क्या है, नॉर्थ और साउथ क्या है आपके पास, ये दो परमानेंट मैग्नेट्स हैं। और आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा ऐसे रहेगी, तो ये भी हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और देखिए इस तरीके से ये इस तरीके से इसमें रोटेट करेगा, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, तो रोटेट करेगा। यहाँ पे देखिए दो मैग्नेट हैं हमारे पास परमानेंट, ये जो आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ये क्या है आपकी स्प्लिट रिंग्स, नोट स्प्लिट रिंग्स है, ठीक है। ये हमारा जो रेक्टेंगुलर शेप का हमने लिया है ये क्या है आपका, बताइए, ये आपका है आर्मेचर, ठीक है। और यहाँ देखिए इसके आगे हमने इसके साथ देखिए बैटरी कनेक्ट कर रखी है, क्लियर। ये हमने इसके साथ दो छोटे छोटे क्या लगा रखी है, ये दो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रही, ये आपकी ब्रशेज हैं। इनका काम सिर्फ क्या करना है, एक्सटर्नल जो बैटरी है उसको इसके साथ अटैच करना है, ठीक है। तो देखिए एक तो हमने परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, जब ये खुद इसमें करंट प्रोड्यूस होगा तब एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। और कम्यूटेटर का काम करता है, कम्यूटेटर रोटेट करता है कोयल के साथ, ओके। हाँ जी, अब देखिए बेटा, तो वर्टिकल पोजीशन आप इसकी इस तरीके से देख सकते हो, जब ये वर्टिकली रोटेट करेगा तो ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, ओके। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। तो इलेक्ट्रोमोटर क्या है, सो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक मोटर पे ही बेस्ड है, क्लियर। सो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म, क्लियर। ये क्या करती है, मैग्नेट को यूज़ करता है मोशन को क्रिएट करने के लिए, यानी कि देखिए अगर आप चुंबक प्रोवाइड नहीं करोगे, मैग्नेट प्रोवाइड नहीं करोगे तो मोशन तो हो ही नहीं सकता ना। तो हम इस मोटर क्या करती है, मैग्नेट्स को यूज़ करती है टू क्रिएट मोशन, घूमने के लिए। अपोजिट अट्रैक्टेड जो अपोजिट वो है वो क्या करेंगे, पोल्स अट्रैक्ट करेंगे और लाइक पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो अंदर बेसिकली होता क्या रहता है, यही होता रहता है, जो पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है, और रिपेल करते रहते हैं, और इस तरीके से कंटिन्यू वो रोटेशनल मोशन चलता रहता है। एक मोटर के अंदर दो मैग्नेट होते हैं, ठीक है। एक मोटर के अंदर कितने मैग्नेट होते हैं, दो मैग्नेट होते हैं, क्लियर, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ मोटर की। तो मोटर के अंदर क्या क्या होता है, आर्मेचर होता है जिसको आप रोटर भी कह सकते हो, ठीक है। एक कम्यूटेटर होता है, एक ब्रश होती है, एक एक्सले, फील्ड मैग्नेट, डीसी पावर सप्लाई ऑफ सम सोर्ट, ठीक है। यानी कि जो भी आप एक्सटर्नल सोर्स लगाओगे, चाहे सेल लगाओ चाहे बैटरी, जहाँ से आप उसको डीसी सप्लाई दोगे, क्लियर। देखिए मोटर का इल्यूस्ट्रेशन कीजिए, आपको मैंने अभी आपको बताया भी था, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। इस तरीके से दो हम पोल लेंगे नॉर्थ साउथ, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे हमने ये कम्यूटेटर लगा रखा है, ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसमें शो भी कर रखा है। ये दो आपकी ब्रशेज हैं, ये आपका एक्सले है जो घूमेगा बीच में, और ये जो रेक्टेंगुलर शेप का मटेरियल है ये हमारे पास क्या है, आपका आर्मेचर है, ठीक है, ओके।
तो देखिए बेटा अब इसके पार्ट्स को पढ़ते हैं हम अलग अलग से। तो देखिए क्या है, आर्मेचर के बारे में पढ़ेंगे। आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है जिसको आप इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आप जिसे हमने इसको हम बनाते हैं इस पर कोयल से लपेट के। इलेक्ट्रोमैग्नेट आप अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या होता है तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, वहाँ पे अच्छे से क्लियर कर रखा है मैंने। तो आर्मेचर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है बेसिकली। आर्मेचर क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इट इज़ मेड बाय कोयलिंग थिन वायर अराउंड 2 और मोर पोल्सों पे मेटल कोर। हमने एक सिंपल मेटल ली, उसको ऐसे कोयल कर दिया, उसके बाद कोयल से लपेट दी, तो ये क्या बन गया? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, ठीक है। आर्मेचर के पास क्या होता है? एक एक्सले होता है, इसमें आपको दिखाई भी दे रहा है आर्मेचर, जो आर्मेचर है अलग से, ठीक है। इसके पास क्या होता है? देखो ये ब्लैक ब्लैक कलर का है, ये क्या है? ये जो ब्लैक है ये एक्सले है बेटा, और ये आपका आर्मेचर जिस पे ऐसे हमने कोयलिंग कर रखी है, ठीक है। तो व्हेन यू रन इलेक्ट्रिसिटी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी पास होएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट में से, ठीक है। आर्मेचर जो ये आपका बेटा, हम इस जो रेक्टेंगुलर शेप की इसकी बात करें ना, यही आपका आर्मेचर है। इसके ऊपर हमने क्या कर रखी होती है? कोयलिंग कर रखी होती है, वायर लपेट रखा होता है, ठीक है। और जब इसमें आपको पता है कि जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। और ये जो इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा इन द आर्मेचर दैट अट्रैक्ट एंड रिपेल द मैग्नेट्स इन द स्टेटर, ठीक है। जो आपका ओरिजिनल जो परमानेंट हमने मैग्नेटिज्म दे रखा उसको अट्रैक्ट रिपेल करेगा, इस वजह से ही वो क्या करता है? स्पिन करता है, घूमता है, ठीक है। ओके, अब देखिए अब हम बात करते हैं कम्यूटेटर की। तो कम्यूटेटर क्या है? बेसिकली एक पेयर ऑफ प्लेट्स है, क्लियर। वो एक्सले के साथ क्या होता है? अटैच होता है। किसके साथ अटैच होता है? ये एक्सले के साथ अटैच होता है। दीज प्लेट इन प्रोवाइड का काम क्या होता है? प्रोवाइड, देखिए आप इसको अलग अलग भी कीजिए क्योंकि आपका छोटा छोटा इंटरनली भी पूछा जा सकता है अलग अलग भी, तो आप दोनों तरीके से इनको कीजिएगा, ठीक है। ये क्या करते हैं? एक्सले से अटैच होते हैं। ये प्लेट हमें कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं फॉर द कोयल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, कोयल को इलेक्ट्रोमैग्नेट से अटैच होने के लिए, ठीक है। कम्यूटेटर और ब्रश दोनों इकट्ठे ही काम करते हैं, ठीक है, ताकि करंट उसमें से आराम से फ्लो हो जाए और डायरेक्शन भी इजीली फ्लिप होती रहे, चेंज होती रहे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एक प्रॉपर मूवमेंट में मूव करते रहे, ओके, ठीक है। एक बार दोबारा से आप इनको देख लीजिए इसमें अच्छे से कि कैसे क्या हो रहा है। तो आपको यहाँ पे अलग से दिखाई भी दे रहा है, जो ये बीच में ब्लैक ब्लैक है ये आपका एक्सले है, ठीक है। ये जो स्प्लिट रिंग्स जिनको हम बोलते हैं, स्प्लिट रिंग्स को हम कम्यूटेटर भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। स्प्लिट रिंग्स को ही हमने कम्यूटेटर बोला है। और ये ब्रश है जो इसको अटैच करेंगी, और देखिए जिसके ऊपर अपने ग्रीन कलर की कोयलिंग कर रखी है, ये आपका जो रेक्टेंगुलर शेप का है, ये क्या है? आपका एक्सले है, ठीक है। तो होप आपको सारा अच्छे से समझ आ रहा है बेटा, ओके। आप इसको यहाँ पे भी एक बार दोबारा से अच्छे देखिए, और ये इसका ओरिजिनल व्यू है, ठीक है बेटा। तो चलिए अब इसकी वर्किंग समझते हैं हम। यस स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। कैसे काम करती है चलिए देखते हैं इसको। हाँ जी, सो यू ऑलरेडी नो कि जब भी हम किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेट के बीच में रखते हैं तो वो एक फोर्स फील करता है, और वो फोर्स कितना होता है? F इज इक्वल टू BLI साइन थीटा। ये फोर्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसे अब हम क्या करेंगे? उसके बीच में एक वो ना रख के क्या रखेंगे? एक आर्मेचर रखेंगे, ठीक है। कंडक्टर जगह हमने क्या रख दिया? एक आर्मेचर रखा है, क्लियर। और ये देखिए हमारे पास नॉर्थ पोल है, क्लियर, और साउथ पोल है। ये परमानेंट मैग्नेट्स हैं, ओके। और हमने देखिए कम्यूटेटर लिया है और ये ब्रश लिया है, ठीक है। और इस तरीके से इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। देखिए बेटा ध्यान से क्या हो रहा है सब, देखिए यहाँ पे ये आपका साउथ पोल है, दिस इज योर नॉर्थ पोल, और ये हमने क्या करा है? इन दोनों पोल्स के बीच में एक आर्मेचर लिया है। आर्मेचर मीन्स जो एक रेक्टेंगल शेप का मटेरियल लिया है। तो आपको पता है कि अब इसमें से हम करंट पास कराएंगे, इसमें से हम क्या कराएंगे? करंट पास। और ये देखिए जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रही है क्या? हम ब्रश, ब्रश क्या करती हैं? कम्यूटेटर को किससे अटैच करके रखती हैं? बैटरी से। यहाँ से देखिए हमने बैटरी प्रोवाइड करी इसको, बैटरी में से यहाँ से ऐसे करंट जाएगा, और जब यहाँ से करंट जाएगा तो इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। और ये नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन चलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ये रोटेट करेगी, ठीक है। और ये क्या है? हमारी स्प्लिट रिंग्स भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं हम? स्प्लिट रिंग्स भी बोलेंगे बेटा, ओके। और इनको हम कम्यूटेटर भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से विजुलाइज करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स बी रेडी, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। सो बी रेडी स्टूडेंट्स, ओके। चलिए ये देखिए बेटा, तो
इस तरीके से इसमें करंट आपका क्या करेगा, रोटेट करेगा, यहाँ से आपका करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। और इस तरीके से पूरे उसमें रोटेट करेगा। ये आपको येलो लाइन जो दिखाई दे रही है, ये इसमें क्या हो रहा है, करंट को ही तो शो कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव साइड से चलेंगे, क्लियर। तो अब ये देखिए, जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये क्या करेगा, एक फोर्स फील करेगा, और वो फोर्स कितना होगा, F = BLI sin थीटा, क्लियर। और आपको पता है अगर वो फोर्स हमें आप ये पता करना हो किस डायरेक्शन में लगेगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें एक रूल लगाना पड़ेगा ना। अगर आप उसको डिटरमाइन करना चाहते हो तो उसके लिए हम लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड रूल, ठीक है। और ये देखिए जो आपको वाइट वाइट लाइंस दिखाई दे रही है, ये क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ मूव कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, देखिए आपका आर्मेचर, क्लियर। तो चलिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में सीखते हैं। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपकी जो ये देखिए आपका जो थंब है फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और ये सेकेंड फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो इसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट हाफ पे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले पे, क्लियर। तो जब आप इसको अप्लाई करते हो तो देखिए क्या हो रहा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो ये देखिए आपको यहाँ पे आपका जो थंब होगा वो ऊपर की तरफ वर्क करेगा, समझ रहे हो। तो ये फोर्स यहाँ पे किस तरीके से लगेगा, तो डायरेक्शन जो 4 फिंगर की होगी वो ये होगी, है ना, इस साइड होगी ना 4 फिंगर की जो डायरेक्शन होगी आपकी, क्लियर। और इधर देखिए, आप इसको जब अप्लाई करोगे तो आपको फोर्स का भी पता चल जाएगा, है ना। थंब फिंगर आपका किधर लगेगा, देखिए एक बार मैं आपको दोबारा से अच्छे से बता देती हूँ, जस्ट ए सेकेंड। देखिए क्या हो रहा है बेटा, इसमें आप देखिए ध्यान से, ये आपका इधर करंट है ना, और ये देखिए इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, करंट, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब यहाँ पे आप अपने थंब को रखोगे, ठीक है, तो देखिए जो आपका फोर्स है वो किधर लगेगा, वो नीचे की तरफ लगेगा, इसलिए ये नीचे की तरफ रोटेट कर, ये किधर जाएगी, नीचे की तरफ, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये नीचे की तरफ जाएगा और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ रोटेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बॉडी कंटिन्यू रोटेट करती रहेगी, देखिए ऐसे ये इसमें रोटेट करेगी, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रोटेट करेगी, और जब ये रोटेट करेगी तो ये कैसे रोटेट करेगी, इस यहाँ पे एक टॉर्क अप्लाई होगा आपका, ठीक है, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी से मूव करेगी कंटिन्यू, अगर रोटेट कर रही है तो, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक टॉर्क वर्क करेगा, बिकॉज इस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे। तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है, जब अपना ये परपेंडिकुलर है तो कोस क्या हो जाएगा, आपका 90 हो जाएगा, तो कोस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो जब आपका थीटा 90 होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे टॉर्क इस पर कितना हो जाएगा, 0। और जब थीटा 180 होगा, यानी कि जब दोनों पैरेलल होंगे, मैग्नेटिक फील्ड और ये कैसे हो रहा है, देखिए आप इसको एक बार देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो जब ये क्या है इसके पैरेलल, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, और ये आर्मेचर भी क्या है इसके पैरेलल है, ये भी ऐसे ही है। तो थीटा कितना बन गया आपका, 90 बन गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब ये ऐसे है तो अब ये कैसे है, ऐसे, और ये कैसे ऐसे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो जब 90 बनेगा ना तो आपका क्या हो जाएगा, फोर्स इस पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये काम करेगा आपका, इस तरीके से कंटिन्यू क्या होता रहेगा, ये घूमता रहेगा, ठीक है बेटा। आपको अच्छे से समझ आ रहा है। आपको ये जो तांबे से कलर का है ये क्या आपका आर्मेचर है, ठीक है। ये आपके स्प्लिट रिंग्स हैं, ये ब्लैक ब्लैक ब्रशेज हैं, साउथ और नॉर्थ के आपके पोल्स हैं, और इस तरीके से इनमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, हम इसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, और बदले में ये क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, इससे मिल रही है हमें, ठीक है बेटा। और ये हमने इस पर क्या लगाया है, ये हमने लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाया है, जिससे हम उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारे जो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, ये आप डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए है, और वो मैकेनिकल फोर्स के लिए है, ओके। तो अब यही रूल्स हमने यहाँ पे अप्लाई करने होते हैं, ओके। तो इन्हीं रूल्स को हम यहाँ पे अब अप्लाई करेंगे, देखिए। तो अब देखिए यहाँ पे तो क्या होगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। यहाँ पे फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा, और यहाँ पे फोर्स क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो ये इस तरीके से ये ऐसे ऐसे क्या करने लग जाएगी, रोटेट करने लग जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या करने लग जाएगी, ये रोटेट करने लग जाएगी। जब ये रोटेट करेगी तो ये देखिए, जब रोटेट करेगी ना तो सिर्फ ये इनके साथ रोटेट करेंगे, लेकिन ये जो ब्रशेज है हमारी, ये ब्रशेज हैं, एक बार तो देखो इसके टच में आएगा, आप इस वाले के पहले ये मान लो सेकेंड टाइम पे ये इसके टच में आ जाएगा, तो इस तरीके से दोनों के कॉन्टेक्ट में रहेगा,
ठीक है। इस तरीके से क्या रहेगा, ये दोनों के कॉन्टेक्ट में रहेगा और ये यहाँ पे एक टॉर्क भी वर्क करेगा आपका। क्लियर? तो इस तरीके से देखिए ये रोटेट करता रहेगा। होप आपको सारा अच्छे से समझ में भी आ रहा है और आपको सारा क्लियर भी हो रहा है। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से देखिए हमारी मोटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है, इस तरीके से काम करता है। और आप देख भी रहे हो स्प्लिट रिंग्स, देखिए 1 बाय 1 दोनों ब्रशेस के साथ अटैच होती जा रही है। आप ध्यान से देखिए जो स्प्लिट रिंग्स है, जो आर्मेचर हमारा कम्यूटेटर है, वो दोनों के साथ अटैच हो रहा है ब्रश के साथ। देखिए आप इसको, एक बार ये वाला अटैच हो रहा है, देखिए एक बार ये वाली ब्रश इसके साथ अटैच हो रही है, फिर ये दूसरे वाली होती जा रही है ब्रश के साथ अटैच। तो दोनों कंटिन्यू एक दूसरे के साथ क्या होती जा रही है, अटैच होती जा रही है। ठीक है? तो इस तरीके से हमारी मोटर वर्क करती है। क्लियर? समझ रहे हो? बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर की। ठीक है? एफिशिएंसी ऑफ मोटर क्या होती है? द रेशियो ऑफ मोटर्स यूजफुल पावर आउटपुट टू इट्स टोटल पावर आउटपुट। ठीक है? मीन्स कि क्या कह रहे हैं कि जो मोटर्स की जो यूजफुल पावर है आउटपुट जो मिलती है और जो उसकी टोटल आउटपुट हमें मिलती है, यानी कि इनपुट बाय आउटपुट। क्लियर? कितनी आपने इनपुट दी और कितनी आपको आउटपुट मिली, वो उसकी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। सो मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है टू सर्व ए सर्टेन लोड, काफ़ी लोड को सर्व बचने के लिए। तो इस प्रोसेस में देखिए कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होती है, हमारी लॉस होती है। ठीक है? ओके, तो देखिए बेटा, और ये क्या है हमारी कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे हमारी एफिशिएंसी इलेक्ट्रिक मोटर की डिपेंड करती है, लाइक एज, कैपेसिटी। ठीक है? एज, कैपेसिटी, उसकी स्पीड क्या है, उसका टाइप कौन सा है, टेम्परेचर क्या है, रिवाइंडिंग, उसके लोड। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक मोटर की एफिशिएंसी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आपको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है बेटा, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इन फैक्टर्स पे जो मोटर है हमारी उसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है। ठीक है? ओके, अब हम बात करते हैं कुछ एडवांटेज डीसी मोटर के। तो डीसी मोटर के एडवांटेज देखिए, स्पीड, मेन एडवांटेज क्या है, स्पीड कंट्रोल विदाउट इम्पैक्ट पावर सप्लाई क्वालिटी। ठीक है? हम इसकी स्पीड को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं, आर्मेचर वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, फील्ड भी चेंज हो सकता है, टर्निंग और स्पिनिंग के लिए हमारे लिए बहुत स्टेबल है। इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये मीडियम स्पीड एप्लीकेशंस पे कम काम करती है, क्लीन होने में प्रॉब्लम, क्योंकि इसके काफ़ी सारे एरियाज हैं जहाँ पे उसको क्लीन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और एसी मोटर की बजाय ये थोड़ी सी क्या है, महंगी पड़ती है, कम एक्सपेंसिव है। ठीक है? तो ये क्या है, इसके आपके एडवांटेज थे, कुछ इसकी डिस्ट्रैक्शन थी और इसके कुछ डिसएडवांटेज थी। ठीक है बेटा? इसके एडवांटेज को थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर के क्या क्या एडवांटेज है देखिए, कई बार पूछे जाते हैं। तो प्राइमर कॉस्ट ऑफ दीज मोटर्स आर लो कंपेयर्ड विद द फॉसिल फ्यूल्स। इसकी जो प्राइमरी मतलब जो कॉस्ट है वो काफ़ी लो है बाकी के कंपेयर में। इसकी हॉर्स पावर रेटिंग फिर भी इक्वली है। ठीक है? दीज मोटर इंक्लूड्स मूविंग पार्ट्स, इसके अंदर मूविंग पार्ट्स हैं, सो लाइफ स्पैन इसकी ज़्यादा अच्छी होती है। और इस मोटर की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो क्या है, 3000 आवर्स एज वी मेंटेन प्रॉपरली। तो मतलब 30,000 घंटे तक ये प्रॉपरली काम कर सकता है। ओके? और ये मोटर क्या होती है, एक्सट्रीमली एफिशिएंट है, ऑटोमेटिक कंट्रोल, परमिट्स फॉर ऑटोमेटिक स्टार्ट्स हो सकता है, ऑटोमेटिक स्टॉप कर सकते हो आप इसको। और ये फ्यूल भी यूज नहीं करती, बिकॉज इनकी मेंटेनिंग के लिए हमें कोई भी इंजन ऑयल वगैरह या कोई सर्विस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। बट वही बात है, अगर किसी के एडवांटेज हैं तो किसी न के डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अब इसके डिसएडवांटेज को चलिए पढ़ लेते हैं हम। हाँ जी, ये देखिए इसके डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज मतलब हर चीज़ की देखिए, अगर कुछ कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है तो कोई ना कोई चीज़ हमारे लिए बुरी भी होती है। ठीक है? तो लार्ज इलेक्ट्रिक मोटर्स नॉट ईजिली मूव, जो बड़ी वाली मोटर्स होती हैं इनको जल्दी मूव करना काफ़ी टफ टास्क हो जाता है। ठीक है? और जो उनके अकॉर्डिंग फिर वोल्टेज और करंट सप्लाई करना भी मुश्किल हो जाता है, मतलब बड़े लेवल पे इनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। कुछ सिचुएशंस में ये एक्सपेंसिव भी पड़ती है, जो एक्सपेंसिव लाइन जो एक्सपेंशन है वो मैंडेटरी हो जाता है ये इलेक्ट्रिकल पावर में, जहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होगी तो वहाँ पे मोटर भी हमारी वर्क्स नहीं कर पाती। ठीक है? और जो इनकी एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी लो होती है। ठीक है? तो आप क्या कह सकते हो कि दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है? तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज थे, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक। ठीक है? तो हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, अब हम इसकी वर्किंग इवन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इसका डायग्राम भी फाइंड आउट करेंगे और इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे, और इसमें एक बैक ईएमएफ का कंसेप्ट है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो देखिए बेटा, वर्किंग में हम क्या कह रहे हैं आपको, तो बैटरी सेंड करंट, तो बैटरी जो यहाँ पे हमने लगा रखी है वो करंट सेंड करेगी।
इन द आर्मेचर कोयल, ठीक है, वो मैंने आपको 3D विजुअलाइजेशन में भी दिखाया भी है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने लगाया फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो एक बार फोर्स इनवर्ड लगेगा, एक बार फोर्स आउटवर्ड लगेगा, इस तरीके से ये हमारी रोटेट करेगी, ठीक है। तो ये सब तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा मेन है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बैक ईएमएफ कंसेप्ट लगते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है आपका बैक ईएमएफ का। क्या होता है देखिए, जब आर्मेचर रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, देन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज, ठीक है। तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से वहाँ पे क्या हो जाता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, क्लियर। और वो इस तरीके से प्रोड्यूस हो जाता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, इट अपोज द बैटरी करंट इन द सर्किट। ये क्या करता है, ये क्या करेगा, इट अपोज द बैटरी करंट। इस कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से ऑलरेडी कर चुके हो, बिकॉज जब हमने आपको सेल्फ इंडक्शन का कंसेप्ट समझाया तो कहीं ना कहीं सेल्फ इंडक्शन यहाँ पे टेक प्लेस करता है, क्लियर। तो इसको रिकवर करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो ये ईएमएफ है प्रोड्यूस हो रहा है, जो कोशिश कर रहा है एक तरीके से कि करंट को हम, ठीक है, करंट को अपोज करने की कोशिश करता है। तो ये जो यहाँ पे ईएमएफ है, इस ईएमएफ को हम बोलते हैं बैक ईएमएफ, क्लियर। तो दिस ईएमएफ इज कॉल्ड बैक ईएमएफ, क्लियर। इस ईएमएफ को हम क्या बोलेंगे, बैक ईएमएफ बोलेंगे। एंड इट्स मैग्नीट्यूड गोज ऑन इंक्रीजिंग विद स्पीड ऑफ आर्मेचर, ठीक है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड, जो इसकी वैल्यू है, दैट इज गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये हमेशा क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। इट्स वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग विद स्पीड ऑफ आर्मेचर। जैसे जैसे आपका आर्मेचर की स्पीड बढ़ेगी, आपका बैक ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट कर देगा, क्लियर। तो हम मान लेते हैं कि जो बैक ईएमएफ है वो V है। लेट V क्या माना हमने, बैक ईएमएफ माना, ठीक है। लेट V इज द बैक ईएमएफ, ओके। किसके अलोंग अप्लाई होगा ये, ओके, जस्ट सॉरी बेटा, E इज द बैक ईएमएफ, जस्ट रियली सॉरी, here is the back EMF at that instant। किसी भी टाइम पे हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, बैक EMF है, क्लियर। और V क्या है, वो EMF जो हमने प्रोवाइड करा है, अप्लाई करा है, ठीक है। EMF अप्लाइड, ये हमने क्या किया है, प्रोवाइड किया है, अप्लाई करा है अक्रॉस B1 एंड B2। जो हमारे दो ब्रशेज हैं उनके अलोंग हमने ये EMF प्रोवाइड करा है। जो आर्मेचर है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर कोयल, रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर। जो हमारे पास आर्मेचर है ये उसका रेजिस्टेंस है। एंड आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू आर्मेचर कोयल। आई क्या है आपका, करंट, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू आर्मेचर कोयल, ठीक है। उसमें से कितना करंट पास हो रहा है एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, यू कैन से एट दैट इंस्टेंट। जिस टाइम पे हम ईएमएफ बैक ईएमएफ को स्टडी करेंगे उसी इंस्टेंट पर, क्लियर। सो वी नो दैट जो V एंड E हैं, दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या करेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, ठीक है। ये किस में क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों काम करेंगे, ठीक है। तो जो अफेक्टिव ईएमएफ हो जाएगा, ठीक है, जो अफेक्टिव ओवरऑल जो हमारा ईएमएफ बनेगा वो क्या हो जाएगा। सो अफेक्टिव ईएमएफ आपका क्या आ जाएगा, अफेक्टिव ईएमएफ आपका हो जाएगा अलोंग B1 एंड B2। B1 B2 क्या है, हमारी ब्रशेज है, ठीक है। तो अफेक्टिव ईएमएफ आपका हो जाएगा E अफेक्टिव, ठीक है। ये आपका हो जाएगा V माइनस E। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपका आ जाएगा अफेक्टिव ईएमएफ, क्लियर। अब देखिए ओम्स लॉ क्या कहती है, ओम्स लॉ क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है आपका, V इज इक्वल टू IR, है ना, ये होता है ना। तो देखिए बेटा बात क्या है, यहाँ पे हमारा एक और ईएमएफ है वो भी हमें लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जो V की बात करेंगे, यहाँ पे सिंपल V नहीं लेना, हमें क्या लेना है, अफेक्टिव वाला लेना है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, E अफेक्टिव, जो हमारा अफेक्टिव आया है इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, E अफेक्टिव आपके पास क्या है, V माइनस E। तो ये क्या हो जाएगा, V माइनस E इज इक्वल टू
आई आर। तो यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई आपके पास हो जाएगा वी माइनस ई बाय आर। ये आपके आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। हाँ जी देखिए, सो एफिशिएंसी हमें निकालनी है डीसी मोटर की। वी हैव टू फाइंड एफिशिएंसी हम फाइंड आउट करेंगे। एफिशिएंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं से, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होती है, देखिए जो हम इनपुट डाल रहे हैं उसके अंदर और जो हम आउटपुट मिल रहा है उन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है हमारा एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या कह सकते हो कि क्योंकि देखिए करंट आई पास हो रहा है, इसमें से हमने आर्मेचर में से आई करंट पास करा है और जो एक्सटर्नल हमारा ईएमएफ है वो क्या है, वी। तो देखिए यहाँ पे इनपुट इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, क्लियर। इनपुट जो हमारा पावर है और अपोन में आउटपुट, किसी का भी निकालना एफिशिएंसी का यही फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा इनपुट पावर क्या हो जाएगा, वी आई। क्यों, वी तो क्या है हमारा एक्सटर्नल ईएमएफ जो हमने प्रोवाइड करा है खुद से, ठीक है। और आई क्या है, इसमें करंट पास हो रहा है आर्मेचर में से। हम ऑलरेडी बता चुके हैं इन सब के बारे में, है ना, क्लियर। तो ये तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहती है, लॉ हीटिंग, आपको पता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, जो आपकी पावर लॉस होगी तो आपकी पावर भी तो लॉस होगी ना, तो पावर क्या होगी, लॉस होगी। पावर लॉस इन फॉर्म ऑफ हीटिंग, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। जूल्स लॉ ये कहती है, वो कितनी लॉस होगी, वो होगी आपकी आई स्क्वायर आर, ठीक है। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये आपकी क्या होगी, क्योंकि आपने देखो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो देखिए हमने ये पढ़ा है जूल्स लॉ, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पढ़ा है, बट अगर मैं इस H को टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये आपका क्या बन जाएगा, पावर, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, आई स्क्वायर आर। तो देखिए ये हमारी पावर क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि एट द टाइम जो मोटर में है कोई अदर लॉस नहीं है, हम अदर लॉसेज को क्या कर देते हैं, वी नेग्लेक्ट अदर लॉसेज, ठीक है। हम क्या करते हैं, अदर लॉसेज को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। तो ये हमारी इक्वेशन 3, दिस इज अवर इक्वेशन 4, ओके। तो अब पावर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सटर्नल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी ना, हमारी पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सटर्नल वर्क में। दैट इज जो हमारी आउटपुट मैकेनिकल पावर होगी वो क्या होगी। अब देखिए जो हमें ओवरऑल मिलेगी वो आउटपुट पावर क्या मिलेगी, ठीक है। तो आउटपुट आपको मिलेगी, हमने इनपुट कितनी दी, वी आई, ठीक है, और हमने कितना हमारा लॉस हुआ, आई स्क्वायर आर लॉस हुआ, है ना। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज, इसमें हम आई कॉमन ले सकते हैं। अगर हम आई को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वी माइनस आई आर, ओके। आई हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब देखो यूजिंग इक्वेशन 1, क्योंकि देखिए इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, देखिए यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 1 तो थी हमारी v माइनस ई, और सॉरी ये इक्वेशन 2 है, ओके। और इक्वेशन 1 यहाँ से हमारी क्या है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकती हूँ, E इज इक्वल टू वी माइनस आई आर, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन ए, ठीक है। तो ई वी माइनस आर की जगह हम ई भी लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए हमने यहाँ पे यूज करी तो हमारा क्या आ गया, तो हमारा आउटपुट पावर यानी कि पी आउटपुट क्या हो गया, ठीक है, वो आपका आ जाएगा आई, और इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, ई, ठीक है। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5, क्लियर। तो ये हमारी एफिशिएंसी अब हमें निकालनी है। देखिए तो नीटा हमें निकालना है। तो नीटा मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्या इनपुट डाल रहे हो और आपको क्या आउटपुट मिल रही है, ठीक है। ये मैंने गलती से लिख दिया था, आपको क्या इनपुट आपने दिया और क्या आपको आउटपुट मिला, ये होता है फॉर्मूला कि आपने क्या इनपुट दिया और क्या आपको आउटपुट मिला। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आउटपुट मैकेनिकल पावर, आउटपुट मैकेनिकल पावर, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, इनपुट इलेक्ट्रिक पावर, इनपुट इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि देखो हमने इनपुट में क्या दिया, इलेक्ट्रिकल पावर दिया, बदले में हमें क्या मिली है, मैकेनिकल पावर मिली है। जो आउटपुट पावर है ये हमारी मैकेनिकल है, क्या है, मैकेनिकल है,
ठीक है। सो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीटा इज इक्वल टू, हमने इनपुट आउटपुट क्या मिला, हमें ई आई मिला, ये देखिए हमें ये आउटपुट मिला है, और इनपुट हमने क्या दिया था, वी आई दिया था। तो आई से आई कट हो जाएगा, तो आपको क्या मिला, ई बाय वी। तो ये क्या है, बैक ई एम एफ है, और ये क्या है आपका अप्लाइड ई एम एफ है, जो हमने अप्लाई करा था। ठीक है, ये क्या है हमारा, तो नीटा हमारा क्या आ गया, दिस इज ई बाय वी। ठीक है, सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ योर मोटर। तो ये एफिशिएंसी ऑफ मोटर डिपेंड किस पे करती है, कि आपने कितना ईएमएफ अप्लाई करा और आपने वहाँ पे कितना बैक ईएमएफ, मतलब कितना वहाँ पे लॉस हुआ। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी कब हो सकती है आपकी, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब ई अपना क्या हो जाए, वी के इक्वल हो जाएगा, देन वी कैन से मैक्सिमम एफिशिएंसी टेक्स प्लेस, दैट इज 100% एफिशिएंसी हो जाएगी। बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता, हम जस्ट इमेजिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो कभी भी प्रैक्टिकल एफिशिएंसी उसकी मैक्सिमम नहीं हो सकती, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डीसी मोटर है वो मैक्सिमम कब होता है, वो आपका मैक्सिमम होगा जब अपना ई वी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से देखिए आपका अगर आपका मैक्सिमम हो जाता है, देखिए क्या मैं आप कुछ एक इसमें स्पेशल केस हम इसका पढ़ते हैं। अगर हमने मान लो इनपुट मैक्सिमम दे दिया तो हम देखेंगे कि हमें आउटपुट कितना मिलेगा, मतलब हमने 100% इनपुट दिया तो हम चेक करना चाहते हैं कि हमें आउटपुट कितना मिलेगा। इनपुट मैक्सिमम का मतलब है कि हमने ई आई मैक्सिमम दे दिया, आई की वैल्यू हम वी माइनस ई बाई आर पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 ये लिख सकते हैं हम, तो ई वी माइनस ई बाई आर मैक्सिमम हो गया। ये मैक्सिमम कोई भी चीज़ है, कोई मैक्सिमम कब हो सकता है, जब उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम इसका मतलब क्या कह सकते हैं, डी बाई डी ई वी माइनस ई बाई आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डी बाई डी किया तो 1 बाई आर है, तो ई को अंदर लेके चले गए तो मल्टीप्लाई करा तो वी ई माइनस ई स्क्वायर। क्लियर, सो क्या हो जाएगा 1 बाई आर, तो इसको आप इधर लेके जाओगे तो वाला कोफिशिएंट तो 0, तो क्या बचा 1 बाई आर वी माइनस 2e। ठीक है, क्योंकि ये हमने कंडीशन बोली है ना कि कोई भी चीज़ मैक्सिमम कब होगी, जब उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम इसको भी लिख सकते हैं 1 बाई आर वी माइनस 2e इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया ना, तो इसको ई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी ई बाई ई क्या रह जाएगा, 0। जब इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास ये आ गया। होप आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आता है, नहीं आता तो आप मैथ्स के में आप ज़्यादा डीपली इसको सीख सकते हो। हमने क्या किया, 1 बाई आर कॉन्स्टेंट था, इसको किया तो ई का 1 हो गया, वी यू का यू आ गया, और ई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2e। देखिए मैं आपको बता देती हूँ एक बार दोबारा से, देखो हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया, किसका किया, वी ई का। ठीक है, तो ई तो हमारा 1 हो जाएगा, वी अपना यू का यू आ जाएगा। ठीक है, और जब ई स्क्वायर का करोगे तो क्या हो जाएगा 2e। तो ये हमने क्या कर दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो 1 बाई आर उधर जाके 0 हो जाएगा, v माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू 2e। तो यहाँ से e क्या आ गया आपका v बाई 2। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि ई की वैल्यू हमारी v बाई 2 आ गई। देखिए अब हम एफिशिएंसी निकालते तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया था ई बाय वी, ये हमने फाइंड आउट करा था। तो अब हम क्या करेंगे कि वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पे v बाई 2। तो जब यहाँ पे आप v बाई 2 पुट करोगे देन यू आर गेटिंग v से v कैंसिल आउट हो जाएगा 1 बाई 2। यानी कि आपने क्या देखा कि जब हमने 100% इनपुट दी तो हमें हाफ आउटपुट मिली। हाफ आउटपुट का मतलब है कि अगर हम इसका जब हमने 100% दिया था तो देन वी आर गेटिंग 50% आउटपुट। यानी कि अगर आप इनपुट क्या दे रहे हो, 100% दे रहे हो, तो आपको आउटपुट कितनी मिल रही है, 50% मिल रही है। ठीक है, इस बात का मतलब ये है। क्लियर, तो डीसी मोटर की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम है। ओके, सो आप इस तरीके से कह सकते हो कि हम कभी भी मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिल सकती, चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो। तो इसके यूजेज वगैरह हम कर चुके हैं। तो होप स्टूडेंट आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच।